गुड इवनिंग अरिजीत। गुड है मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब जिन लोगों का पहले से क्या हुआ उन लोग के लिए रिवीजन है। तो आज मैंने यहाँ पर बेसिकली देखो 3 सम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 3 सम में एक 2017 का है, ठीक है विश्वजीत। ये 2017 के बारे में तुम्हें सोचने का जरूरत नहीं है, ये इन लोग के कॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, तुम नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स करो तो तुम्हें इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन लोग के जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि 2017 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो 2018 में आया हुआ है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है, ये शायद 2013 या 14 का है, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। लास्ट वाला ये दो है 17 और 18 का, ठीक है। तो आज हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स करेंगे जो कि हमारा फाइनल ईयर में आया हुआ है 2017 और 2018। तो मैंने जो बुक रेकमेंड किया था तुम लोगों ने खरीदा है, तो वहां पर शायद तुम लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल पीडीएफ से देखो, वहां हो सकता है सोल्यूशन भी किया हुआ होगा, ठीक है। हो सकता नहीं, मुझे तो लगता है किया हुआ है। तो सोल्यूशन देखने का जरूरत नहीं है, जैसे हम करा रहे हैं वैसे करो। तो ये देखो 10th नंबर फर्स्ट फाइनल अकाउंट्स जो है ये वाला 2000, ये कौन सा वाला है देख लेते हैं। ये ड्राइंग्स 10,000 वाला है, तो ये 2017 वाला है, ठीक है। ये 2017 वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। तो बताओ ड्राइंग्स कहाँ जाता है, तुम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ, सबको आंसर दो, ड्राइंग्स कहाँ जाता है। कैपिटल से माइनस हो जाएगा। हाँ मतलब, कैपिटल से माइनस हो। हाँ मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ जाएगा। पीएल। मैम पीएल। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इक्विपमेंट। वो अच्छा मैम सर। पीएल पीएल। बैलेंस शीट इक्विपमेंट है, ऑफिस का इक्विपमेंट। एनी इक्विपमेंट इज फिक्स्ड एसेट, कोई भी इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट होता है ना। तो ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब ही होता है फिक्स्ड एसेट। इक्विपमेंट का एक्चुअल मतलब क्या बताएं, इक्विपमेंट को क्या बोला जाता है हिंदी में, देखते हैं रुको। इक्विपमेंट नॉर्मली फिक्स्ड एसेट होता है, इक्विपमेंट का मतलब बांग्लाते যেটাকে বলে যন্ত্রপাতি, देखते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। उपकरण बोलते हैं, ठीक है। उपकरण बोल रहे हैं, सामग्री, लेकिन ये ऐसा उपकरण है, मतलब इक्विपमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली। तुम लोग ये सोच लो कि इक्विपमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है। वैसे तो उपकरण सामग्री ये बंगाली में भी बोला जाता है सामग्री व उपकरण, बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ रहे हो ना, फिक्स्ड एसेट नेचर का चीज होता है। तो इक्विपमेंट का मतलब हमेशा ये क्या होगा, फिक्स्ड एसेट की तरफ जाएगा। अब बताओ परचेज कहाँ जाएगा। मैम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। रिटर्न, ये रिटर्न है, रिटर्न। ये ट्रायल बैलेंस है, लेकिन हाँ ये डेबिट टोटल, ये क्रेडिट टोटल। बताओ रिटर्न कहाँ जाएगा। मैम लेस पर एट परचेज लेस रिटर्न। नहीं ये परचेज वाला। हाँ बताओ कौन क्या बताओगे। रिटर्न ट्रायल तो, बैलेंस। हाँ ट्रायल बैलेंस तो है ही, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ना है ये सब। ये रिटर्न देखो, यहाँ पर एक रिटर्न देखने को मिल रहा है तुम लोग को, ये देखो मैंने यहाँ पर इसे पॉइंट आउट किया है, यहाँ भी एक रिटर्न दिख रहा है। तो एक रिटर्न लिखा हुआ है इधर, दैट इज डेबिट साइड। ये ट्रायल बैलेंस तो टी शेप में दिया हुआ है, ये डेबिट साइड है। मैम सेल से रिटर्न हो जाएगा ट्रेडिंग हाँ में। हाँ, ये सेल्स रिटर्न होगा। क्यों, देखो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, परचेज रिटर्न का एंट्री होता है रिटर्न टू परचेज होता है ना, रिटर्न टू परचेज होता है। और सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स टू रिटर्न होता है। क्योंकि सेल्स रिटर्न जब हो रहा है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ ठीक ही तो लिखा है, सेल्स टू सेल्स रिटर्न, ठीक ही लिखा है। तो सेल्स टू सेल्स रिटर्न, नॉर्मली सेल्स तो क्रेडिट होता है, लेकिन जब रिटर्न हो जाएगा सेल्स डेबिट हो जाएगा। और जब परचेज तो नॉर्मली डेबिट होता है, तो परचेज क्रेडिट। तो ये रिटर्न कौन सा वाला है, ये डेबिट रिटर्न हुआ, ठीक है। ये डेबिट और ये क्या हो गया, सेल्स टू रिटर्न, ये क्रेडिट। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा, इसका जब अकाउंट ओपन होगा, तो परचेज टू, मान लो
परचेज रिटर्न टू परचेज, ये रहा परचेज रिटर्न टू परचेज। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू परचेज बोल के यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा, फिर इसे हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये इधर आएगा ना, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो इतना याद रखो कि परचेज डेबिट होता है तो परचेज का रिटर्न क्रेडिट होगा, कम से कम इतना याद रखो। परचेज डेबिट होता है तो परचेज का रिटर्न क्रेडिट होगा, यानी ये वाला जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ये परचेज रिटर्न है, ठीक है, ये परचेज रिटर्न है। और जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है ये सेल्स रिटर्न है, जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो सेल्स रिटर्न है। और नेक्स्ट बैड डेब्ट, बताओ ये कहां पर जाएगा? बताओ। मैम मैम आई बोल रहा रिपीट। बैड डेब्ट, ये वाला बैड मैम डेब्ट, पीएल टू बैड डेट। टू बैड डेब्ट। कैरेज इनवर्ट, मैम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, सारा इनवर्ट ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज आउटवर्ड, पीएल पीएल पीएल, सारा आउटवर्ड पीएल में जाता है। अब कैरेज की जगह अगर फ्रेट भी होगा तो सेम ट्रीटमेंट। डिस्काउंट अलाउड, पीएल मैम पीएल पीएल। सेल्स कमीशन, पीएल पीएल। अच्छा, रेंट, पीएल रेंट भी पीएल में जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट, रेंट PL, पीएल, इंटरेस्ट भी पीएल में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस, पीएल पीएल, ये सारा डेटा पीएल में जाएगा, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई तो करना है। अच्छा, नीचे देखते हैं और भी कुछ है। हाँ है, डेटर, बताते जाओ। डेटर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स का एक चैप्टर ही होता है जो सबने बैलेंस किया। बैलेंस शीट। इन्वेस्ट, एसेट। हाँ, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होता है ना, तो बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओपनिंग स्टॉक, मैम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। कैश, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैश बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से देखो, कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सेल्स, ट्रेडिंग ट्रेडिंग। रिटर्न, ये तो बता ही दिया था, रिटर्न क्रॉस वाला हो जाएगा। अच्छा, बैड डेब्ट रिकवर्ड, बताओ। बैड डेब्ट का, बैड डेब्ट हुआ था फिर से पैसा मिल गया, बैड डेब्ट मैम रिकवर। बेटा पीएल क्रेडिट साइड है। हाँ, ये पीएल पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये इनकम है। डिस्काउंट रिसिव्ड, पीएल पीएल, ये भी मैम पीएल क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिटर, बैलेंस शीट बैलेंस शीट के बैलेंस शीट। लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट बैलेंस शीट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी है, ये सब लायबिलिटी है। वैसे भी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दो ही चीज पुट होता है, या तो वो लायबिलिटी है या तो फिर वो इनकम और गेन है, ठीक है। 10% लोन, ये बैलेंस शीट बैलेंस शीट। अब हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं और उसके रिगार्डिंग भी तुम लोग को पूछते हैं कहाँ पर कौन सा एडजस्टमेंट जाना चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है एट मार्केट प्राइस एज ऑन 31st March 2017 was 61,500. However, the cost of such stock was 80,000. तो बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बताओ, लास्ट दिन तो हम लोगों ने किया था इसके ऊपर क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक AS2 सारा चीज तो बताया, मंडे के क्लास में मैंने बताया ना। AS2 कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 61,500 61,500 बिकॉज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर जिसे बोला जाता है मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो 61,500 और 80,000 जो लोअर है, तो लोअर कौन सा है? 61,500, ये मैंने बताया भी था। और हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी ऐसा ही एक मतलब ट्रीटमेंट भी था, सिर्फ अमाउंट अलग था।
तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? ये पहला बात तो है ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में बैलेंस जाएगा एंड बैलेंस शीट, ठीक है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन का हमेशा दो जगह पे एडजस्टमेंट होता है। प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 10%। बैलेंस शीट हाँ, ये पीएल और बैलेंस शीट में जाएगा। पीएल में डेप्रिसिएशन जाएगा, बैलेंस शीट में भी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट से। और देखो तुम लोग को अगर कभी कंफ्यूजन हो भी जाता ना इक्विपमेंट वाले लैंग्वेज से, तो अगर तुम लोगों ने जैसे यहाँ पर देखा कि डेप्रिसिएशन का बात कर रहा है ऑफिस इक्विपमेंट में, तो तुम लोग को अपना मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल लेना चाहिए कि तो इसका मतलब ये फिक्स्ड एसेट है तभी ना इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्विपमेंट का मतलब नहीं पता था तो अभी पता चल गया। लेकिन कभी भी ऐसा कोई अननोन वर्ड हो और उसके रिलेटेड कोई डेटा हमें मिल जाए तो उसे जरूर ध्यान से पढ़ो, तब जो कंफ्यूजन है वो शायद मतलब कंफ्यूजन के चलते गलती जो होने वाला है वो ना हो, ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर था। Goods costing 10,000 was destroyed due to fire on 30th March 2017. The insurance company accepted a claim to the extent of 60% only and paid the claim money only on 10th April. बताओ इसका क्या होगा? Goods costing 10,000 destroyed हो चुका है due to fire. इसका भी हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। बताओ इसका एडजस्टमेंट क्या करें? बताओ इसका तो मैंने एग्जाम्पल दे के पूरा दिखाया था कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है आग लग के, तो ये इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट कहाँ पर जाएगा? कम से कम कॉपी पर। परचेज से लेस नहीं अरिजीत, लास्ट दिन भी यही वाला बताया था। देखो क्या करवाया था मैंने लास्ट दिन भी, तुमने यही वाला ट्रीटमेंट गलत बताया था ना। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होना चाहिए, मैंने बताया था ना पूरे एग्जांपल के साथ एक बार। अगर है ना, ऐड होता है क्लोजिंग स्टॉक में, मैंने पूरे डिटेल्स में बताया था, तुम लोग लिखोगे ना तो याद रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में और क्यों होगा वो भी मैंने बताया था, क्योंकि है तो वो मेरा स्टॉक की परचेज में, अगर वो इंक्लूडेड है तो वो एक्सक्लूड एक दो तरह से हो सकता है, या तो वो सेल हो गया या तो फिर कुछ एक्सीडेंटली कुछ भी, जैसे यहाँ पर स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है, तो अगर मेरा सेल हो जाता है तो वो सेल में चला जाएगा, बाकी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। लेकिन ये सेल हुआ नहीं, परचेज से भी निकल गया, परचेज या ओपनिंग स्टॉक से भी निकल गया, क्योंकि गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो वो गोडाउन में है नहीं फिजिकली, और फिजिकली नहीं है मतलब वो सेल हो सकता है, तो सेल होगा तो बाई सेल में जाएगा, उसका जीपी हमें मिल जाएगा। लेकिन जब सेल नहीं हुआ है तो फिर वो क्या हुआ है? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो फिर इसका कॉस्टिंग तो मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे उधर बैलेंस करने के लिए बाई क्लोजिंग स्टॉक 10,000 दिखाना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा था अगर इंश्योरेंस क्लेम दिया हुआ होता है तो ये एक लौता ट्रीटमेंट है जो 3 जगह पे पुट होता है, ये चीज भी मैंने कहा था 3 जगह पे पुट होता है। एक तो ये 10,000 क्लोजिंग स्टॉक बोल के ऐड हो जाएगा, सॉरी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोल के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, अब ऐड करके लिखो या फिर बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60% क्लेम मिला है, यानी 10,000 लॉस था, अगर 60% क्लेम मिला है यानी 6,000 क्लेम मिला है और 4,000 का लॉस हुआ है, ये 6,000 चला जाएगा, क्योंकि देखो क्लेम कब मिलेगा? 10th अप्रैल 2017, और ये अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, ठीक है। इसका मतलब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला जा रहा है जो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्लेम, मतलब मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, या फिर एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम, एक्रू तो हो गया लेकिन मिल रहा है इतने तारीख को, ठीक है। तो ये जो 6,000 है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बोल के, और ये 4,000 जो है वो पीएल में चला जाएगा डेबिट साइड में, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, टू लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो हुआ ना 3 ट्रीटमेंट, 10,000 चला जाएगा ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक के साथ ऐड होके लिख सकते हैं, ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये पीएल में जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि क्लेम नहीं मिल रहा है तो ये 10,000 जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग में लिखा, सिमिलरली इतना ही 10,000 हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में लिखते हैं ना, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जब लिखेंगे 10,000 तो उसमें ऐड करके जो भी क्लोजिंग स्टॉक था, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ ये रहा 61,500 ऐड इसमें गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 लिख देना होगा। अगर हमारा इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता, अच्छी तरह से सुन लो, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा
तो 10,000 ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक के साथ ऐड होके बैठेगा, सिमिलर 10,000 ही हमारा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जब हम लोग लिखेंगे वहां ऐड होके पुट होगा। लेकिन अगर उसके बदले यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंश्योर्ड गुड्स था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 6,000 रिसीव हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 4,000 नहीं हुआ है, तो 4,000 लॉस, जितना कवरेज नहीं मिला इंश्योरेंस का वो लॉस है। लॉस कहाँ जाता है, पीएल में। और ये 6,000 हमें मिलेगा, लेकिन 10 अप्रैल को मिलेगा बोल रहा है, तो फिर इसका मतलब रिसीवेबल, तो ये करंट एसेट में चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो वही 10,000 का ही ट्रीटमेंट हो रहा है, सेकेंड टाइम भी 10,000 का ही ट्रीटमेंट हो रहा है। एक 10,000 तो हमारा ट्रेडिंग में ऐड होके बैठेगा, वो दोनों केस में ही होगा, चाहे इंश्योरेंस क्लेम मिले या इंश्योरेंस क्लेम ना मिले। लेकिन नेक्स्ट वाला जो 10,000 का जो एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि हर एक चीज दो जगह पुट होता है, तो उसमें अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो जितना मिलेगा वो हम लोग रिसीवेबल दिखाएंगे, और जितना नहीं मिला वो लॉस दिखाएंगे। वो 10,000 का ही एक्चुअली ट्रीटमेंट सेकेंड टाइम, लेकिन दो जगह पे। तो ये एक लौता ट्रीटमेंट होता है जो 3 जगह पे पुट होता है, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ऑफ द बिल्स 4,000 वाज डिसऑनर। बताओ इसका क्या कंसेप्ट होता है। 4,000 का बिल डिसऑनर हो गया, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट इसका कोई भी एंट्री हम लोगों ने पास नहीं किया। तो तुम लोग इतना सोचो फर्स्ट कि अगर मेरा बिल डिसऑनर होता है तो क्या सिचुएशन अराइज होगा। बिल डिसऑनर का मतलब मैंने किसी पे बिल ड्रॉ किया था, उसे बिल का पेमेंट उसे बिल को पेमेंट करना था, टाइम आ चुका था, बट उसने नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब उसने ऑनर्ड नहीं किया, अपना बात नहीं रखा, दैट इज बिल डिसऑनर। अगर बिल डिसऑनर होगा तो फिर एज ए क्रेडिटर हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमें क्या करना चाहिए अगर बिल डिसऑनर होता है तो होगा क्या। अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या होगा। बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होता है, क्रेडिट सेल होने से तो बिल ड्रॉ होता है, क्या होगा, डेटर टू सेल्स, मैंने किसी को सेल किया। अब बिल्स ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल टू क्या हो गया, डेटर, ठीक है। अब अगर पेमेंट मिल जाता है तो कैश टू बीआर, बिल्स रिसीवेबल, ये रहा बीआर, बीआर कैंसिल, और डेटर, डेटर कैंसिल, बचा क्या, कैश टू सेल्स। अगर ये इतना सब सिचुएशन नहीं आता और डायरेक्टली कोई मुझे कैश दे देता है सेल के बिहाफ में तो कैश टू सेल, लेकिन जब कोई कैश टू सेल देने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहा है तो फिर उस स्टेप के वाइज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेप वाइज हमारा जर्नल एंट्री होता है। लेकिन ये बोल रहा है कैश दिया नहीं, जब टाइम आया पेमेंट का तो कैश नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया, तो डिसऑनर करने से फिर से डेटर को हम लोग डेबिट करेंगे। अगर अरे डिसऑनर कर दिया मतलब मुझे पेमेंट नहीं किया, तो मांगेंगे ना उससे पेमेंट फिर से दो, तो फिर से डेटर को रेज करेंगे, क्योंकि देखो डेटर यहाँ कैंसिल हो गया था, तो डेटर टू क्या करेंगे, बीआर। पैसा मिल जाता तो टू बीआर बीआर कैंसिल हो जाता, कैश मिल जाता। पैसा नहीं मिला, लेकिन जो बिल्स जितने दिन का था वो तो इनवैलिड हो गया, तो वो बिल्स तो और किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहां पर तो लिखा हुआ रहता है ना कि इतने तारीख को बिल ड्रॉ हुआ है, इतने दिन का है, तो वो तो कागज बेकार हो गया, उसका तो कोई वैल्यूएशन रहा नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग उसके ऊपर फिर से बिल ड्रॉ करेंगे तो वो तो रीन्यू करना पड़ेगा ना, नया बिल ड्रॉ होगा। इसका मतलब ओल्ड बिल को कैंसिल करना ही है, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। तो ओल्ड बिल तो कैंसिल कर दिया, टू बिल्स रिसीवेबल, लेकिन अगर पैसा मिल जाता है तो कैश करेंगे, अगर पैसा नहीं मिला तो डेटर डेबिट करना पड़ेगा, यानी कस्टमर को फिर से बोलना पड़ेगा भाई तुम्हारा बिल तो डिसऑनर हो गया है, तो तुम मेरे कस्टमर फिर से बन रहे हो। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, डेटर टू सेल्स और बीआर टू डेटर, ये एंट्री में हम लोगों ने डेटर और डेटर को कैंसिल कर दिया था, बचा था बीआर टू सेल्स, बट बीआर तो मिला नहीं, ठीक है, मतलब कैश तो मिला नहीं, बीआर कैंसिल हो गया, बिकॉज इसका एक वैलिडेशन होता है, वो कैंसिल हो गया, पेमेंट करो या ना करो, कैंसिल हो गया, नए तरीके से बिल ड्रॉ करना है नहीं करना है वो तो यहाँ दिया नहीं है, तो बिल डिसऑनर हुआ है तो डेटर टू बिल्स रिसीवेबल होगा, तो मेरा डेटर बढ़ेगा। देखो कंसेप्ट क्या हुआ, मेरा डेटर जितना भी है वो डेटर 4,000 से मुझे रेज करवाना पड़ेगा, मेरा डेटर बढ़ रहा है, और बिल्स रिसीवेबल जितना भी है ट्रायल बैलेंस में उससे कितना कम करना पड़ेगा, 4,000 से कम करना पड़ेगा। क्लियर है, देखो डेटर 4,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने दिखाया एंट्री, देखो ना डेटर रेज हो जाता है बिल डिसऑनर होने से, और बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाता है, चाहे वो
मतलब पेमेंट के थ्रू खत्म हो चाहे उसका वैलिडेशन खत्म हो गया, वैलिडेशन तो खत्म हो ही जा रहा है, लेकिन वो पेमेंट नहीं किया तभी ना डिसऑनर हो रहा है। डिसऑनर तो तभी बोलेंगे जब टाइम आ गया बट नहीं दिया। इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल तो किसी भी हालत में खत्म होना ही था, चाहे वो ऑनर्ड पर्सन हो चाहे वो डिसऑनर्ड हो। ऑनर्ड होगा तो कैश मिल जाएगा, डिसऑनर्ड हो गया तो डेटर फिर से रेज करेंगे। तो डेटर इंक्रीज होता है और बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मिल गया। दो जगह पे ट्रीटमेंट इसका होगा। राइट ऑफ 9,000 एज बैड डेप्ट एंड मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%। बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। राइट ऑफ करना है 9,000 एज बैड डेप्ट। फर्स्ट इसका दो ट्रीटमेंट बताओ, ये कहाँ कहाँ जाएगा। बताओ। पीएल बैलेंस शीट। पीएल एंड बैलेंस शीट, सही। पीएल में चला जाएगा टू बैड डेट रिटर्न ऑफ बोल के, और बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर से इसे हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट 7%। ये क्या लिखे बताओ। 9,000 मतलब मेरा जो डेटर रहेगा उस पर प्रोविजन क्रिएट करने बोला गया है। डेटर कितना है देखना पड़ेगा। ठीक है, डेटर जो भी हो, हम यहाँ पर फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं डेटर इतना है। वहां से मुझे पहले हम 4,000 बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का ऐड कर देंगे। 4,000 अभी जो किया था लेस कर देंगे बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना 9,000। जितना आएगा उसके ऊपर कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5% पीबीडीटी क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर ही हम लोगों ने किया। पीबीडीटी मिल जाएगा हम लोगों को। पीबीडीटी लेस करने के बाद अब ये पीबीडीटी कहां पर जाएगा, पीएल में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कहां से क्रिएट होता है। कोई भी प्रोविजन पीएल से ही क्रिएट किया जाता है। किसी भी तरह का प्रोविजन हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट हो या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, जो भी हो वो तो पीएल से ही किया जाता है। प्रोविजन हमेशा पीएल से क्रिएट किया जाता है। तो इसका भी हमें दो ट्रीटमेंट मिला। और बोला जा रहा है कि मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर को नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% कमीशन देना पड़ेगा, जो कि हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोगों ने पे किया नहीं, अगर पे किया होता उसका लेजर ओपन होता, लेजर ओपन होता तो वो ट्रायल बैलेंस में शो होता। अब हम लोगों ने मैनेजर को कमीशन दिया है बाद में, मतलब लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का ये जो कंडीशन है। इसका मतलब इसका भी दो जगह पोस्टिंग होगा। एक तो मैनेजर को कमीशन देना एक एक्सपेंस होता है तो वो पीएल में तो जाएगा ही, लेकिन ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है बिकॉज हम लोगों ने पे किया नहीं है। अगर पे होता तो फिर यहाँ पर शो होता ना ट्रायल बैलेंस में जितना भी पेड अमाउंट है। अब शो तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने पे किया नहीं है। और ऐसे ही बोला था प्रॉफिट के ऊपर देना है, तो प्रॉफिट तो अभी तक कैलकुलेट हुआ नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग पीएल तो अभी बनाएंगे। तो इसका मतलब मैनेजर का कमीशन दो जगह जाएगा, एक तो पीएल में जाएगा और एक आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बोल के करंट लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट में आएगा। अब इसका ट्रेडिंग पीएल करके देख। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट अच्छा फर्स्ट देखो क्या है, ड्राइंग्स है। ठीक है, हम लोग इधर से लिख रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग्स है तो जैसा है जैसा जहां पुट होता है उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। ड्राइंग्स जो है कैपिटल से लेस होके बैठता है। सपोज यहाँ पर कैपिटल आएगा हमारा, फिर यहाँ पर लेस कर देंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का कितना अमाउंट है, ड्राइंग्स का अमाउंट है 10,000। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट 1,10,000 और इसका एडजस्टमेंट भी था। देखो
एक बार एडजस्टमेंट तुम लोग जब तुम्हें पेपर मिलेगा या फिर तुम लोग के पास तो फिजिकल कॉपी है तो तुम लोग उस पर टिक कर लो कि कौन सा एडजस्टमेंट है। हम फिलहाल याद रख रहे हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट मुझे ऑफिस इक्विपमेंट में 10% डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने बोला है, तो 10% डेप्रीशिएशन लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना हो जाएगा 1,10,000 पे 10% 11,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना आ रहा है 1,10,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू 99,000। ठीक है, 99,000 आ रहा है। और यही डेप्रीशिएशन पीएल में चला जाएगा, यही वाला डेप्रीशिएशन पीएल में चला जाएगा। टू डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 99 क्यों लिख रहे हैं, ये तो बैलेंस अमाउंट था। डेप्रीशिएशन कितना आया 11,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, परचेज 84,000 जिसमें रिटर्न भी एडजस्ट करना था। परचेज तो टू परचेज 84,000। ठीक है, और इससे माइनस करना है 4,000 वाला रिटर्न। रिटर्न 4,000, परचेज से हमेशा क्रेडिट वाला रिटर्न माइनस करना चाहिए, तो 80,000। नेक्स्ट है फिर से रिटर्न है, मतलब ये सेल्स वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाई सेल्स आएगा कुछ ना कुछ लेस रिटर्न, ये अमाउंट दिया हुआ है 5,000। ठीक है, ये अमाउंट दिया हुआ है 5,000। बैड डेप्ट 5,000, तो ये लिख देते हैं पीएल में। टू बैड डेप्ट 5,000। अच्छा, कैरेज इनवर्ड 5,000। टू कैरेज इनवर्ड 5,000। कैरेज आउटवर्ड 7,000। टू कैरेज आउटवर्ड 7,000। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड 2,000। टू डिस्काउंट अलाउड 2,000। सेल्स कमीशन 4,000। टू सेल्स कमीशन ये भी है, ओ 4,000 था। रेंट 4,000। अच्छा, पीछे ही लिखते हैं, जगह तो है। टू रेंट कितना था, रेंट है 4,000, इंटरेस्ट 1,500। अच्छा, टू इंटरेस्ट 1,500। अब ये मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, देखो इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, इसका मतलब हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। अब किस चीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है यहाँ पर, क्या हमें कुछ दिख रहा है किस चीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कुछ हिंट्स दिख रहा है तुम लोगों को। लोन का इंटरेस्ट का रेट हमें गिवन है, कितना है ये तो दिख रहा है 10%। तो कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, पहले देखो लोन कब लिया गया है 1/4/16 को। अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं वो 31 मार्च 2017 को बना रहे हैं, यानी मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था बिल्कुल तभी लिया गया है, यानी पूरे एक साल का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बताओ 10% के हिसाब से 3,000 इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये 30,000 पे 10% देखो कैलकुलेट करके पूरा एक साल का ना, तो 12/12 तो हो जाएगा 3,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पेड कितना दिखा रहा है 1,500। तो बाकी क्या है, बाकी और कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। अगर 1,500 हमें दिख रहा है जिसका अकाउंट ओपन होके रखा है 1,500
और भी 1500, इसका मतलब हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रखा होगा, फुल पेमेंट नहीं किया है। तो ये चीज हमें ध्यान में देना है जब ऐसे क्वेश्चन में पूरा डिटेल्स दिया हुआ हो। 10%, अगर ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते, तब हम लोग यही मान लेते कि ये पूरा इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है ना हम लोग को पूरे अकाउंटिंग ईयर का डेटा ही लिखना चाहिए। तो 1500, तो 1500 इंटरेस्ट है और इसमें हमें आउटस्टैंडिंग भी लिखना पड़ेगा। तो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेटा दिया हुआ रहेगा ऐसा बात नहीं है, कुछ हिंट्स अगर हमें मिले तो देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट, पहले ये सोचना चाहिए इंटरेस्ट डेबिट साइड है, मतलब मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। क्या मैंने कोई लोन लिया है? क्रेडिट साइड में देखो, क्या मैंने कोई लोन या फिर किसी भी चीज का डेटा मिल रहा है हमें? हाँ मिल रहा है। और देखो उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, तभी ना कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ये सिर्फ लोन 30,000 रहता तो ये हम लोग मान लेते कि पूरा इंटरेस्ट जो है वो पेड ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 10% दिया है तो हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3000। और हमें पता है कि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, 2 बार पुट होता है, मतलब ये डेटा जब हम लोग खुद से लिख रहे हैं तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह ही मानेंगे। तो यहाँ पर करेंट लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1500। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट, अच्छा ऑफिस एक्सपेंस 16,000 टू ऑफिस एक्सपेंस 16,000। अच्छा, डेटर बिल्स रिसीवेबल, अच्छा डेटर है 2,15,000, डेटर है 2,15,000, डेटर 2,15,000, और इस पे बहुत सारा एडजस्टमेंट था। तो डेटर में क्या क्या एडजस्टमेंट था देखो, डेटर में बताया था कि फर्स्ट तो मेरा बिल्स के लिए डेटर में भी एक एडजस्टमेंट हो जाएगा, डेटर मेरा बढ़ जाएगा, तो ऐड कर देते हैं BR डिसऑनर, तो ये 4,000 ऐड हो जाएगा। लेस करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया है राइट ऑफ करना है 9,000 एज बैड डेप्ट, जो कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का डेटा है। इसका मतलब मुझे 9,000 माइनस करना पड़ेगा बैड डेप्ट, बैड डेप्ट 9,000 मैंने माइनस कर दिया, तो बैड डेप्ट 9,000, 2,15,000 प्लस 4,000 माइनस 9,000, तो ये आ रहा है 2,10,000। डेटर बन गया 2,10,000। और जैसे हमें पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 जगह पुट होता है, तो ये 4,000 और 9,000 भी 2 जगह पुट होगा। 4,000 तो अभी बिल्स रिसीवेबल से एडजस्ट करेंगे, 9,000 को यहाँ लिख देते हैं टू फर्दर बैड डेप्ट, या फिर टू बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, जैसा दिया हुआ है, टू बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 9,000। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ऑफ द बिल्स रिसीवेबल ए बिल, ऑफ द बिल्स रिसीवेबल ए बिल फॉर, अच्छा ये तो हम लोग करेंगे, प्रोविजन देख लेते हैं, सॉरी ये वाला पॉइंट कर रहे थे हम, पॉइंट नंबर ई, प्रोविजन क्रिएट करने बोला है 5%, तो चलो 5% प्रोविजन भी क्रिएट कर लेते हैं। लेस PBDD 5%, लेस PBDD 5%। PBDD का मतलब ये हो गया कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा कितना डेटर जो है पैसा नहीं दे सकता है, एक एस्टिमेशन है जो कि 5% है, यानी 10,500। तो कितना मेरा डेटर हो सकता है, मतलब गुड डेटर, हमेशा बैलेंस शीट में गुड डेटर लिखना चाहिए, 1,99,500 मेरा गुड डेटर हो सकता है। अब ये 10,500 भी PL में जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। अगर मेरा प्रोविजन करना है मुझे बैड डेप्ट के अगेंस्ट में, तो मेरा तो PL कम होगा ही। कितना अमाउंट आया था? 10,500, ये रहा 10,500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब फिर यहाँ पर चलते हैं, इस हिसाब से ही तो हम लोग कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल है 10,000, डेटर के बाद है बिल्स रिसीवेबल 10,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल 10,000, यहाँ पर सेम वो डिसऑनर वाला हो जाएगा, BR डिसऑनर कितना? 4,000।
तो 6000 अभी भी मेरा बिल्स रिसीवेबल है। इन्वेस्टमेंट 50,000, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए, देखते हैं जगह है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट तो ये करंट एसेट है, हाँ यहाँ लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट 50,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000। ओपनिंग स्टॉक है 54, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 54 टू ओपनिंग स्टॉक। कैश 50,550 कैश 50,550। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। अच्छा पहले लिख ले पूरा, ये तो हो गया और तो इसमें कुछ नहीं है। अब इधर देखेंगे क्रेडिट साइड में कैपिटल 1,70,000, तो कैपिटल 1,70,000, तो यहाँ पर मैंने लिख के ही रखा था 1,70,000। अच्छा नेक्स्ट है सेल्स 1,65,000, सेल्स है 1,65,000, ये रिटर्न माइनस करने के बाद 1,60,000। अच्छा उसके बाद रिटर्न मैंने एडजस्ट पहले ही करके रखा था। बैड डेप्ट रिकवर्ड 26,450, ये पीएल के इधर चला जाएगा। बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड 26,450। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट 1000 बाय डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट 1000। क्रेडिटर 2,02,000। अच्छा क्रेडिटर के बाद है बिल्स पेबल 5,600, बिल्स पेबल 5,600। अच्छा नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 29,000, बीओडी 29,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लिया गया। और 10% लोन 30,000, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह तो नहीं है ऊपर। 10% लोन 30,000, और हम लोगों ने देखा कि लोन का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अच्छा वो तो लिख ही दिया है मैंने यहाँ पर 1,500। अब नीचे फिर से चलते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा एडजस्टमेंट हमारा बाकी रह गया। फर्स्ट तो हमारा रह गया है ये वाला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह पुट करना है, 61,500 लेके हमें पूरा सम्स करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 61,500। अच्छा ये वाला डेटा बैलेंस शीट में भी जाएगा, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ के रखा है। क्लोजिंग स्टॉक 61,500। अच्छा फिर बताया है प्रोवाइडेड फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम लोगों ने कर लिया। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉय हुआ है, तो ये पहले ट्रेडिंग में ऐड करके लिखना पड़ेगा, या फिर बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी लिख सकते हैं। बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड 10,000, मतलब ये भी तो एक क्लोजिंग स्टॉक है बट ये एबनॉर्मल स्टॉक है, ये नॉर्मल स्टॉक है। गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया फायर से तो नॉर्मली ऐसे सोचो ना कि जल गया आग लग के जो सामान था, बट वो तो है एक स्टॉक, बट ये बिक नहीं सकता है, ये एबनॉर्मल स्टॉक, ये नॉर्मल स्टॉक। नेक्स्ट यहाँ पर अब ये 10,000 हम लिख नहीं सकते हैं जो बैलेंस शीट है उसमें, क्योंकि उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस क्लेम है। अब इंश्योरेंस क्लेम है तो ये तीनों जगह पे पुट हो जाता है। इंश्योरेंस क्लेम 60% मिला है, तो 10,000 का 60% हमें मिलेगा, बाकी 4,000 नहीं मिलेगा। तो 4,000 जो नहीं मिलेगा वो हो जाएगा टू स्टॉक लॉस्ट बाई टू लॉस ऑन स्टॉक लॉस्ट बाय फायर 4,000, और जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है वो 6,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंश्योरेंस
क्लेम रिसीवेबल 6,000, उसका मैंने बाइफर्केशन दिखाया भी था स्टार्टिंग में कैसे हो रहा है। अच्छा, बिल्स वाला हम लोगों ने 2 बार कर लिया, 9,000 भी कर लिया, 5% प्रोविजन कर लिया। एक ही बाकी है, मैनेजर को कमीशन देना है, लेकिन पहले प्रॉफिट तो निकाले तभी कमीशन दे पाएंगे। तो अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना आ रहा है जीपी, 1,60,000 प्लस 10,000 प्लस 61,500, ये हो गया 2,31,500 2,31,500 माइनस 54,000 माइनस 80,000 माइनस 50,000, तो ये आ रहा है, नहीं ये कुछ गलत हो गया मेरा लग रहा है, एक मिनट, 2,31,500 माइनस 54,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000, अच्छा मैंने 50,000 कर दिया था, 92,500 92,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर 92,500। अभी ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 92,500। अब इधर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 92,500 प्लस 26,450 प्लस 1,000 1,19,950, इधर लिखते हैं 1,19,950, इधर भी इतना ही होगा 1,19,950 माइनस कितना कितना है देखते हैं, 11,000 5,000 7,000 2,000 4,000 फिर से 4,000 एंड 3,000 16 9 10,500 और 4,000, तो ये आ गया 44,450 नेट प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, अभी भी हम लोगों ने कमीशन नहीं निकाला है, कमीशन तो बोला है, बिफोर मैनेजर कमीशन कितना आया 44,450, ठीक है, ये बैलेंस करके आ गया। अब इसे हम लोग चाहे तो ब्रॉड डाउन कर देते हैं, ऐसे भी होता है और एक तरीके से भी होगा, वो भी दिखा देते हैं, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 44,450 टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को कमीशन देना है, देखो बोला है नेट प्रॉफिट के ऊपर 5%, तो इसके ऊपर 5%, तो ये आ रहा है देखो 222 और 2.5, तो इसे हम 3 ले लेते हैं राउंड करके, ठीक है। तो टू मैनेजर कमीशन तो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, या फिर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। 44,450 माइनस करने के बाद 42,228, ठीक है, तो 44,450, लेकिन ये यहाँ पर 2 ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये 50 नहीं टैली होगा, ठीक है, ये 50 नहीं टैली होगा, तो इसलिए मैंने इसको 8 किया है, तो इसे 2 रख रहे ताकि ये टैली हो, ठीक है, नहीं तो इधर 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो पॉइंट के लिए हो रहा है मैनेजर कमीशन। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते थे कि ये नेट प्रॉफिट अब बिफोर मैनेजर कमीशन ना लिख के रफ में हम लोग यहाँ नीचे एक वर्किंग नोट कर सकते थे जहां मैनेजर कमीशन निकाल सकते थे, फिर ये 4,000 के नीचे हम लोग 2 मैनेजर कमीशन लिख देते, फिर इसे माइनस करते पूरा डेटा को, फिर से मतलब 4,000 तक हम लोगों ने एक खर्चा निकाला था, यहाँ पर हम लोग जब टोटल किए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, ये देखो, हाँ ये देखो, ये जो पूरा टोटल था, ये पूरा टोटल करने के बाद, इससे माइनस करने के बाद हमें मिला है ये वाला डेटा
4450। लेकिन अगर हम लोग ये वाला पोर्शन को यही दिखाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 44,450 से कमीशन दिखा दिया, कमीशन को यहाँ लिख दिया टू मैनेजर कमीशन बोल के। तो ये पूरा टोटल आ रहा था हमारा कितना, अभी तो फिलहाल याद नहीं है। माइनस करने के बाद मेरा आया था 44,450, फिर उससे माइनस कर दो 2222, तो यहाँ पर वो ये डेटा आ जाएगा 42,220। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे दो बार इसे मतलब ब्रॉड डाउन करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पर, ये हटा देते हैं। मैंने इस तरह से किया इसीलिए, मतलब समझ में आया क्या तुम लोग को? ये देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ पर टू मैनेजर कमीशन 2 रफ में निकाल के कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट आया था बिफोर मैनेजर कमीशन 44,450 माइनस 2,222 कर दो, तो देखो यहाँ पर 42,000, ये जो बैलेंस है ये यही वाला आ जाएगा 42,228। जो सही लगे वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैनेजर कमीशन, क्योंकि इसका कोई लेजर ओपन नहीं है, अगर होता तो वो ट्रायल बैलेंस में शो होता। तो मैनेजर को कमीशन हमें देना है, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 2222, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पीएल को ऐड करना है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना है 42,228। यहाँ पर देखते हैं कितना होता है, प्लस 1,70,000 माइनस 10,000, तो ये हो गया 20228, ठीक है। अब टोटल करते देखते दोनों साइड टैली होता है कि नहीं। प्लस 29,000 प्लस 1,500 प्लस 2,02,000 प्लस 5,600 प्लस 30,000 प्लस 2,222, 4,72,550, 4,72,550। सिमिलरली इधर देखते हैं कितना आता है। मैम आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अब आ रहा है? यस मैम। हाँ, म्यूट हो गया था। अच्छा बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ये रहा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। बिल्डिंग कहाँ पर जाएगा? फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैड डेट पीएल। क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर एक लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड है, कभी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर देखे हो? क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली कहाँ पर रहता है? नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पर दिया हुआ रहता है? एडजस्टमेंट में। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो एक चीज तो हमें पता है ना कि अगर जो भी डेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही बार पुट होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटा है वो एक ही बार पुट होगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों जाएगा वो भी बताते हैं, अभी आगे इसका आंसर मिल ही जाएगा तुम लोग को। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, नोट कर लो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होने से हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बताओ, फर्नीचर।
बताओ, तुम लोग जितना बताओगे तुम लोग का प्रैक्टिस बढ़ेगा, नहीं तो तुम लोग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ड्राइंग्स, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, कैपिटल में साइलेंट, अच्छा लेस हो जाएगा। वेजेस, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। अब देखो परचेज, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को क्या लिखा हुआ है? लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये अगर नहीं भी दिया हुआ होता ना, ये जो लैंग्वेज है ये अगर मिसिंग भी होता, तो सोच लो कि क्लोजिंग स्टॉक लेस है परचेज से। क्यों? परचेज, ये एडजस्टेड परचेज भी लिखा हुआ रह सकता है इसके बदले, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि परचेज से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, ठीक है, परचेज से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है। तो कभी ये ब्रैकेट में भी लिख सकता है लेस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर भी दे सकता है, लेकिन ये तभी देगा जब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में रहेगा। इसका मतलब ये है, ये जो टी शेप में तुम लोग यहाँ पर लिखते हो टू परचेज और इधर लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो बेसिकली मेरा परचेज से क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, यही तो होता है बेसिकली, मेरा परचेज से क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। बाकी सारा ट्रीटमेंट देखो ना, ये इधर टोटल मान लो, बाकी कुछ भी नहीं है, इधर मान लो यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 50 है, तो बेसिकली 150 से 50 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इस तरह से डेबिट क्रेडिट होता है। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ ही है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का लेस करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब वो परचेज से लेस है, और अगर ये परचेज से लेस है तो फिर ट्रेडिंग में लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो लेस किया हुआ ही है। क्वेश्चन मुझे ऐसे पैटर्न में दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हम परचेज लिखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो एडजस्टेड परचेज भी लिख सकता है क्वेश्चन में, या फिर इस तरह से ब्रैकेट में भी दे सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं दे सकता है। तो भी सोच लो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये एडजस्टेड परचेज है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली दे देता है या तो एडजस्टेड परचेज या तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करके दे देता है, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लेस किया हुआ है। तो फिर ये एक्चुअली हो जाएगा परचेज से। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बता सकते हो? परचेज से अगर क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, ये टी शेप छोड़ो, नॉर्मल बताओ, तो क्या क्या मिलता है हमें? बताओ, ये वाला चीज हर जगह करते हो तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। परचेस किया था और क्लोजिंग स्टॉक में बच गया कुछ अमाउंट, मतलब कुछ स्टॉक, तो बाकी कहाँ गया? इक्वल टू क्या होगा? सेल, सेल, सेल। सेल होगा, लेकिन इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर सीओ जीएस, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीओजीएस। अब यहाँ पर कभी कभी ओपनिंग स्टॉक भी ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट है ऐसा नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ बोला है क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है। इसका मतलब ये मेरा सेल वैल्यू बता रहा है, ठीक है, तो मेरा एक्चुअली होता क्या है? वही तो होता है ना, परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक इधर होता है। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है तो हमें करना और नहीं पड़ेगा। और वैसे परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही होता है कि मेरा कॉस्ट आ गया। तो 2 COGS चाहो तो इसे लिख सकते हो। बेसिकली ये क्लोजिंग स्टॉक अगर लेस किया हुआ है तो मतलब ये हो जाएगा 2 COGS या फिर 2 परचेज भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एडवर्टाइजमेंट, ये कहां पर जाएगा? पीएल में जाएगा। डेटर बैलेंस शीट में जाएगा। कैश बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ कहां पर जाएगा? पीएल, पीएल, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में जाएगा। कमीशन पेड पीएल, पीएल, पीएल। ऑफिस इक्विपमेंट अभी बैलेंस अभी शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। मिसलेनियस एक्सपेंस पीएल, पीएल, पीएल। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल, पीएल, पीएल। सैलरी पीएल, पीएल, पेटेंट, पेटेंट मतलब होता है इंटैंजिबल बैलेंस शीट, एसेट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, अच्छा सही। अच्छा इसके बाद देखते हैं रेंट, बताओ रेंट कहां पर जाएगा? पीएल, पीएल, पीएल। कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। ओके अब ये इधर देखते हैं कैपिटल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। क्रेडिटर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, 10% लोन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। कमीशन रिसीव्ड पीएल, पीएल, पीएल के क्रेडिट साइड में। सेल्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में।
आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब देखो ये भी नॉर्मली नहीं देखने को मिलता होगा तुम लोग को, ये हमेशा एडजस्टमेंट में मिलता है। तो अभी मैंने सिखाया कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई डेटा है वो एक ही बार पुट होगा। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी में, ठीक है, बैलेंस शीट में करेंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, इसे पीएल में नहीं लिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर पीएल में भी लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा, आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग चाहे तो पीएल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं, कोई भी एक बार लिखना है हमें। अगर पीएल में लिखेंगे तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अगर बैलेंस शीट में लिखेंगे तो करेंट लाइबिलिटी बोल के, तो हम प्रेफर ये करेंगे कि बैलेंस शीट में लिखा जाए इसे। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये कहां पर जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में नहीं जाएगा, ये तो ओल्ड प्रोविजन है ना, पहले से किया हुआ था। तो पीएल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये चला जाएगा पीएल के क्रेडिट साइड में। अभी तो हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा था। नेक्स्ट चलो एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो बोल रहे हैं कि फर्नीचर कॉस्टिंग 12,000 परचेज्ड ऑन 1/10/2017, 1 अक्टूबर में फर्नीचर परचेज हुआ था ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में परचेज किया गया था, वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब ये रेक्टिफिकेशन वाला बात आ गया, मतलब खरीदा है एसेट, कर दिया इसे स्टॉक परचेज। तो बताओ इसका एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए, इस 12,000 को कहाँ पर क्या करेंगे, बताओ तुम लोग। मैंने तो बहुत रेक्टिफिकेशन करवाया तुम लोग को, बताओ। फर्नीचर कॉस्टिंग 12,000 परचेज ऑन 1/10/2017, हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया बट उसे स्टॉक परचेज दिखा दिया, तो इसमें क्या गलती क्या हो रहा है। Wrong posting. रॉन्ग पोस्टिंग तो नहीं है, ये प्रिंसिपल एरर है ना, क्योंकि मेरा एंट्री होना चाहिए फिक्स्ड एसेट टू क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिट में लिया गया है, बट मैंने प्रिंसिपल ही तो गलत कर दिया। मैंने कर दिया है परचेज, लेकिन एसेट का तो नाम लिखा जाता है परचेज टू क्रेडिटर, तो बताओ क्या होगा। तो क्रेडिटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, परचेज डेबिट हुआ नहीं है तो परचेज डेबिट होना नहीं चाहिए, फिक्स्ड एसेट डेबिट नहीं हुआ है तो फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेंगे। एक्चुअली ये रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, तो हम लोगों ने रॉन्ग एंट्री किया है, तो हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है। तो फिक्स्ड एसेट डेबिट करेंगे जो कि डेबिट हुआ नहीं है, और परचेज को कैंसिल करेंगे क्योंकि परचेज डेबिट करना ही नहीं था, ठीक है, परचेज डेबिट करना ही नहीं था। तो इसका मतलब परचेज क्रेडिट मतलब परचेज कम करना है, और फिक्स्ड एसेट डेबिट मतलब फिक्स्ड एसेट को बढ़ाना है, ये तो क्या है अकाउंट्स का बात। और अगर तुम लोग नॉर्मल सोचते तो उसमें क्या होता, मैंने फर्नीचर खरीदा है और मैंने मतलब फिजिकली फर्नीचर खरीद के लेके आ गए, लेकिन मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहां मैंने फर्नीचर अकाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे परचेज ऑफ स्टॉक दिखा दिया। तो फर्नीचर में ये 12,000 ऐड करेंगे, क्योंकि फर्नीचर का बैलेंस तो कम दिख रहा होगा ना 12,000 से, तो फर्नीचर अकाउंट में 12,000 ऐड करना पड़ेगा। और जो मैंने परचेज में इसे दिखा के रखा है, तो मेरा परचेज तो इंक्रीज होके रखा है, तो परचेज से इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देखो एंट्री भी वही बता रहा है, फिक्स्ड एसेट को डेबिट करो, परचेज को क्रेडिट करो, तो ये हो गया दो ट्रीटमेंट इसका। नेक्स्ट बोल रहा है मिसेस सामंत डेटर फॉर 2,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो ये जो है इनका, मिसेस सामंतो का क्या हुआ है, इनका 2,000 का डेटर था, मतलब जितना भी टोटल डेटर था उनमें इनका अमाउंट था 2,000, और ये इंसॉल्वेंट हो चुकी है। ओनली 40 पैसा इन द रुपीज वाज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट। तो डेटर था हमारे क्वेश्चन में 9,000, मुझे जितना याद आ रहा है। तो अगर 9,000 में ये 2,000 इंक्लूडेड है, ठीक है, तो डेटर फॉर 2,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 40 पैसा इन द रुपीज वाज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट। तो 2,000 में से 40 पैसा मिलने का मतलब 40%, 40 पैसा मतलब, क्योंकि कितने पैसे में 1 रुपए होता है बताओ, 100, ठीक है, तो 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 40 पैसा मिलेगा मुझे, यानी 40% मिलेगा। तो 40% मतलब 2,000 का 40% लगाओ, कितना होगा 800, यानी मुझे 800 जो है वो ओनली 40 पैसा 800 मुझे मिल जाएगा, और मुझे फिर कितना नहीं मिलेगा, 1200 नहीं मिलेगा, तो 1200 हो गया बैड डेब्ट, ठीक है।
1200 बैड डेप्ट हो जाएगा, तो मुझे 1200 एज ए बैड डेप्ट शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेटर से मुझे लेस करना पड़ेगा बैड डेप्ट बोल के 1200, और ये पीएल में भी चला जाएगा फर्दर बैड डेप्ट बोल के। उसके बाद बोल रहा है कि प्रोविजन क्रिएट करो फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इसके ऊपर जो हम लोगों ने चैप्टर लास्ट कंप्लीट किया था, वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि पहले बैड डेप्ट जो कंफर्म्ड हो गया, जैसे मिसेस सामंतो का बैड डेप्ट कंफर्म्ड हो गया है, तो हमें उनसे कितना नहीं मिलेगा, मतलब हमारा डेटर गिर के 7800 हो गया, क्योंकि वो 2000 में से कितना नहीं दे पाएंगी, 1200 नहीं दे पाएंगी, तो कितना मेरा डेटर बचता है 7800, और ये 800 तो इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, बिकॉज इस 9000 में ही तो 2000 इंक्लूडेड है, उसमें से कितना नहीं मिलेगा, 1200 नहीं मिलेगा, तो 7800 अभी मेरा डेटर बच रहा है। लेकिन उसमें भी मुझे डाउट है कि 5% लोग पैसा नहीं देंगे, तो 5% इस पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो बचा कितना, 390 माइनस होने के बाद 7410, और मुझे विश्वास है कि ये लोग प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देंगे। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब टाइम के पहले, तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। अगर टाइम के पहले डेटर पेमेंट करेगा तो उन्हें मतलब उनको एंथुसियास्टिक रखने के लिए हमें उन्हें डिस्काउंट वगैरह देना पड़ेगा, तो 2%, तो 7410 पे 2%, तो 148.2 ऐसा आ रहा है अमाउंट, तो 148 रुपीज का मुझे डिस्काउंट रखना पड़ेगा, तो ये भी पीएल में जाएगा, और ये जो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा वो भी पीएल में जाएगा। नेक्स्ट बोला है, देखो पेटेंट लिया गया है 1/4/2015 को, जिसका लाइफ है 10 years, इज टू बी एमोटाइज्ड इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द इयर्स। जैसे कि मैंने पेटेंट के बारे में तुम लोग को बताया है, पेटेंट किसी इन्वेंशन के ऊपर किया जाता है, और ये सर्टिफिकेट की तरह होता है, इसका रिन्यूएशन करवाना पड़ता है। जैसे नॉर्मली पेटेंट 10 साल के लिए होता है, तो 10 साल बाद इसे फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो 10 साल तक मेरा पेटेंट का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। एज ए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। बोला है किस तरह से राइट ऑफ करना है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द इयर्स। तो पेटेंट का जितना भी अमाउंट है डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 10 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना करके हमारा अमाउंट होगा। तो पेटेंट दिया हुआ है वहां पर 7200, तो 7200 डिवाइडेड बाई 10, तो हर साल 720 करके राइट ऑफ करना पड़ेगा हमें पेटेंट का वैल्यू। और डेप्रिशिएट रेलिवेंट फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो उसे 10% रेट पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। पहले है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग एंड पीएल, बट तुम लोग सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएल लिख के मत आ जाना, नंबर काट लेगा। ट्रेडिंग पीएल के अलावा भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, तुम लोगों को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दास, फिर उसके नीचे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, फिर प्रॉपरली टी शेप में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डेबिट मतलब पर्टिकुलर अमाउंट एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, फुल फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। तो तुम लोग को फुल जैसे फॉर्मेट होता है उसी तरह से करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे लिख के मत आ जाओ, और स्केल से पेंसिल से तुम्हें लाइन वगैरह ड्रॉ करना है। टू ओपनिंग स्टॉक है 2400। बिल्डिंग, बैलेंस शीट में भी सिमिलरली तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट ही लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग है 2,10,000, और हमें अभी अभी देखा एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि रेलिवेंट हर फिक्स्ड एसेट पे, अगर कोई भी एसेट फिक्स्ड एसेट है तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। तो बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होता है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो 21,000 होता है, 2,10,000 का 10%, तो ये बचेगा 2,10,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू, तो ये बच रहा है 1,89,000 to depreciation on building, 21,000। अच्छा, बैड डेप्ट दिया हुआ है 2
बैड डेप्ट कितना है? बैड डेप्ट है 3500। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ पर एडजस्टेड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये ट्रेडिंग में तो जाएगा नहीं, डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाएगा 24,000। क्लोजिंग स्टॉक 24,000। फर्नीचर ये भी एसेट है, लेकिन फर्नीचर में एडजस्टमेंट था। गलत किया था हम लोगों ने। फर्नीचर मतलब 10,000। अब यहां पर ऐड होगा फर्दर परचेज। फर्दर परचेज कितने का परचेज किया था हम लोगों ने, जो कि गलती से हम लोगों ने स्टॉक परचेज दिखा दिया था 12,000। तो यहां पर लिखेंगे फर्दर परचेज 12,000। तो टोटल कितना हो गया? 22,000। अब इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, और सारे फिक्स्ड एसेट पे 10% लगाना है। लेकिन तुम लोग मुझे सही तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। सही तरह से क्यों? क्योंकि थोड़ा डेट देखो कि सेकेंड मशीन कब खरीदा गया है। मैंने पॉइंट बता ही दिया, एक्चुअली तुम लोग को क्या नोट करना था इसमें, डेट ऑफ परचेज देखना था। 1/10/2017 है। ठीक है, मैंने नोट तो करवा दिया। अब तुम लोग मुझे बोलो कितना होना चाहिए। ये 110 को खरीदा गया है, 1/10/17। तो बताओ कितना होगा? डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा एट द रेट ऑफ 10% करके। खरीदा गया है 1/10/17 को, फर्दर परचेज वाला। इसके ऊपर कितना दिन होगा, इसके ऊपर कितना दिन, कम से कम ये तो बताओ। डेप्रिसिएशन तो टाइम के हिसाब से होता है ना, मुझे बताओ कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। टाइम पीरियड तो बताओ। मैम फर्दर पूरा 6 मंथ्स रहोगे। ये 6 मंथ्स, और ये वाला फुल ईयर। जो ट्रायल बिल्कुल सही 1,600। इसके ऊपर 10% यानी हो जाएगा 1,000, और 12,000 पे एट द रेट ऑफ 10% करके 6 मंथ्स, यानी बेसिकली मैंने सिखाया भी था तुम लोग को, 5% कर लो या फिर 12,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 1,600 हो जाएगा। तो 22,000 माइनस 1,600, तो 20,400। अब ये डेप्रिसिएशन वहां लिखना पड़ेगा 1,600 का। तो ये सब चीज फाइनल अकाउंट्स में ध्यान रखना है तुम लोग को। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ पर हम लिख देते हैं अलग से, ठीक है, वहां तो लिखा नहीं 1,000 और 600, तो ये 1,600। तुम लोग इसका वर्किंग नोट बना लो अगर बनाना है तो, किस तरह से आया। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर हो गया। ड्राइंग्स 4,500। कैपिटल लेस ड्राइंग्स 4,500। अच्छा, कैपिटल ड्राइंग्स। अच्छा, वेजेस 1,800 वेजेस। टू वेजेस 1,800। वेजेस के बाद आया परचेज, तो यहां पर लिखेंगे टू परचेज 1,18,000। बट यहां पर एक एडजस्टमेंट होगा, जो कि हमारा फर्नीचर रॉन्गली इसमें एडेड है। फर्नीचर wrongly added 12,000। तो 1,18,000 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा 1,06,000। हो गया, इसका भी दो एडजस्टमेंट कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट 1,400, डेटर है 9,000। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट 1,400 टू एडवर्टाइजमेंट 1,400, डेटर 9,000, डेटर 9,000। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है। अच्छा, कैश 3,200, कैश 3,200,
अच्छा, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन 400 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400। तो इसको एक बार इनर कॉलम में लिख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना डिप्रिशिएशन बोल रहे, सॉरी, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए था। बताओ कितना इंटरेस्ट होगा। ये देखो लोन तो दिख रहा होगा तुम लोग को, ये रहा, ये रहा, कवर कर दिया मैंने। बताओ कितना इंटरेस्ट होना चाहिए और कितना पे किया हुआ है, ये देखो बताओ कितना होगा। डेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। 1200 होगा। 1200। No, अच्छा देखिए, 800 outstanding. 800 आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, और टोटल 1200 होगा। टोटल 1200 हो रहा है क्या? 24,000। ये तो अक्टूबर को लिया गया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ्स का होगा ना। तो 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 1200 टोटल हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कितना पे किया है? 400। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 800। तो पेड है 400, तभी तो वो दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, मतलब इसका लेजर बना होगा तभी तो इसका बैलेंस दिख रहा है। तो 800 आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये तुम लोग इस तरह से बना लो, 800 आउटस्टैंडिंग होगा। तो एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ लिखेंगे? देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन ये यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 800। तो 1200 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1200 आ जाएगा। और यही आउटस्टैंडिंग वाला यहाँ पर लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और एग्जाम टाइम में तुम लोग इस तरह से आउटस्टैंडिंग में मत लिखना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पूरा लैंग्वेज में ही लिखना है, कुछ भी शॉर्टकट मत यूज करो, ठीक है। ये तो हम क्लास में करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब सम्स कर पाए, लेकिन तुम लोग को एक एक सम्स ही करके आना है वहां पर, हर एक टॉपिक का तो फुल्ली लिख के ही करके आना है। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसके बाद आ रहा है कैश हो गया, इंटरेस्ट ऑन कमीशन पेड 600, कमीशन पेड 600 टू कमीशन पेड 600। ऑफिस इक्विपमेंट 18,000, ये तो फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट 18,000। अच्छा डेटर को थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट 18,000 लेस डेप्रिशिएशन, सब पे बोला गया है 10% लगाने के लिए, तो 1800। तो बचा कितना? 18,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू 16,200। और यहाँ पर डेटर लिख देते हैं, डेटर 9,000। अच्छा ये 1800 मेरा टू डेप्रिशिएशन बोल के जाएगा। अच्छा यहाँ तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में करेंगे। टू डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट 1800। अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंस 700, इंश्योरेंस प्रीमियम 800 टू मिसलेनियस एक्सपेंस 700 टू इंश्योरेंस प्रीमियम 800। अच्छा सैलरी 10,000 टू सैलरी 10,000। अच्छा पेटेंट 7,200, बट पेटेंट तो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, पेटेंट 7,200, बट पेटेंट राइट ऑफ भी हो रहा है, तो पेटेंट भी तो एसेट है, यानी वो ऑफिस इक्विपमेंट के बाद ही आना चाहिए। पेटेंट 7,200, इस पे जितना भी राइट ऑफ होगा उतना करना पड़ेगा। अच्छा पेटेंट के बाद है रेंट 2,400, कैरेज इनवर्ट 1,300। तो रेंट
2400, कैरेज इनवर्ट 1300, 2 कैरेज इनवर्ट 1300। अब इधर कैपिटल 46,200, क्रेडिटर 25, कैपिटल 46,200, क्रेडिटर 25, क्रेडिटर 25,000, 10% लोन 24,000, 10% लोन 24,000। अच्छा, उसके बाद कमीशन रिसीव 200, सेल्स, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लेते हैं, इधर है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, बाकी सब इधर का डेटा है। बाई सेल्स, सेल्स है 3,28,700, 3,28,700, कमीशन रिसीव्ड है बाई कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव 200 और प्रोविजन 2,100 बाई PBDD 2,100। बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। फर्नीचर का एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर दिया है दोनों जगह पे। पेटेंट का करना है, डेप्रिसिएशन भी कर दिया, और ये जो इंसॉल्वेंट है ये वाला, तो पहले इंसॉल्वेंट वाला कर लेते हैं। 2,000 में से 40 पैसा मिलेगा, यानी कितना नहीं मिलेगा, बैड डेप्ट कितना हो रहा है 60%, यानी 1200 बैड डेप्ट हो रहा है, तो 1200 बैड डेप्ट होगा। यहाँ पर लिखते हैं डेटर, एक बार क्लोजिंग स्टॉक को नीचे लिखना पड़ेगा, डेटर। अच्छा, पेटेंट का भी तो एडजस्टमेंट होगा। डेटर 9,000, डेटर 9,000 लेस बैड डेप्ट, लेस बैड डेप्ट हो जाएगा 1200, तो बचा कितना 7,800। अब इस पे क्या क्रिएट करने बोला है, 5% PBDD, तो पहले 5% PBDD क्रिएट करेंगे। PBDD एट द रेट ऑफ 5%, 390 लेस करेंगे 7,800 माइनस 390, तो ये हो गया 7,410। ये गुड डेटर है। अब ये प्रॉम्प्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो इनके लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, 148.2 आ रहा है, 0.2 इग्नोर कर रहे हैं, तो बचा 7,262। ठीक है। अच्छा, अब ये दो जो है, ये तीनों चीज ही हमें PL में लिखना पड़ेगा। 2 फर्दर बैड डेप्ट, 2 PBDD, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, 2 बैड फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट 1,200, 2 PBDD provision for bad and doubtful debt 390, 2 provision for discount, तो ये बन जाएगा 148। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये तो कर दिया हम लोगों ने। अब बोला है पेटेंट हम लोगों ने एक्वायर किया था 1/4/2015 को, इसे 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते जाना है। तो 7,200 है, देखो 7,200 है। 7,200 को अगर हम लोग 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करेंगे तो हर बार कितना करके होगा, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर इसे राइट ऑफ करेंगे तो हर बार कितना करके होगा, 720। 720। ठीक है, तो 720 इस बार भी माइनस करेंगे, बचा कितना 6,480। अब ये इधर लिखना पड़ेगा PL में, टू पेटेंट राइट ऑफ, जैसे गुडविल राइट ऑफ होने से लिखना पड़ता है उसी तरह से ये भी लिखना पड़ेगा, टू पेटेंट रिटर्न ऑफ।
ठीक है, क्योंकि जब इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज्ड होता है, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन जब करवाया था तो तुम लोग को ये चीज बताया था कि इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज्ड होता है और फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होता है। जैसे डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा वैसे एमोटाइजेशन भी यहाँ पर आएगा। तो 720। अच्छा, और इसमें मैंने दो चीज यहाँ रब कर दिया था, वो लिखना पड़ेगा। एक था क्लोजिंग स्टॉक 24,000 और एक था कैश 3,200। अब चेक करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं लिखेंगे, ये वाला चीज ध्यान से देखो। 3,28,700 माइनस 2,400 माइनस 1,06,000 माइनस 1,800 माइनस 1,300, तो हो रहा है 2,17,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 2,17,200 3,28,700। अब ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई जीपी। ब्रॉट डाउन 2,17,200 प्लस 200 प्लस 2,100 2,19,500, यहां पर लिख लेते हैं 2,19,500। अब चेक करते हैं पीएल में कितना आ रहा है। -21,000 -3,500 -1,600 -1,400 -1,200। अच्छा, -600 -1,800 -700 -800 -10,000 -2,400 -1,200 -390 -148 -720। तो ये आ रहा है 1,72,042। तो टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 172,42 टोटल होगा 2,19,500। अब नेट प्रॉफिट यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ऐड नेट प्रॉफिट 1,72,42 प्लस 46,200 माइनस 4,500, ये आ रहा है 2,13,742 प्लस 24,000 प्लस 25,000 प्लस 800 प्लस 3,000, तो ये आ रहा है 2,66,542। तो इधर लिखना पड़ेगा 2,66,542। अब इधर भी इतना ही आ जाना चाहिए। तो 1,89,000 प्लस 20,400 प्लस 16,200 प्लस 6,480 प्लस 7,262 प्लस 24,000 प्लस 3,200 2,66,542 2,66,542। तो ये भी हमारा टैली हुआ। तो देखो एक हम तुम लोग के लिए बता रहे बीकॉम के लिए एक क्वेश्चन फुल्ली 15 मार्क्स का रहेगा। देखो यहाँ पर दिख भी रहा है 15 मार्क्स का एक फाइनल अकाउंट्स, लेकिन कंपलसरी है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। मतलब करना पड़ेगा मतलब 15 मार्क्स है, छोड़ के तो आ नहीं सकते, मतलब इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं रहेगा तुम लोग के एग्जाम में। 15 मार्क्स का ये तुम लोग को करना ही पड़ेगा। ग्रुप सी में एक सिंगल क्वेश्चन इसी का रहेगा, 10th नंबर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मैंने 17-18 का करवाया है और बाकी तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, सबके पास बुक है, ठीक है। विश्वजीत हम तुमको सेंड कर देंगे और तुम लोग के पास तो बुक्स है, वहां पर तुम लोग को क्वेश्चन मिल रहा होगा। मुझे जितना लगता है कि बीकॉम का क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पर, जो ईयर वाइज क्वेश्चन है बहुत सारा है। लेकिन हमें पहले क्या करना है, पास्ट हम लोग 5 years का करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने करवाया 2017 ওইটা যেটা কিনলে ল পয়েন্টের বইটা কিনেছো যে, আচ্ছা ওটাই।
है और बेहतर ही पावे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो 17-18 मैंने करवाया, 2019 का तुम लोग को मिलेगा, 2020 का भी मिल जाएगा, 2020 का, हाँ 2020 का भी मिलेगा क्योंकि एग्जाम होने के बाद ही तो लॉकडाउन हुआ। हाँ 2020 का मिल जाएगा, यानी 1 2 3 4 जिसमें से 2 मैंने करवा दिया, और 2016 1 2 3 4 5, ये 5 इयर्स का तो हम लोग को करना ही है। पास्ट 5 इयर्स हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है, जो भी है हमारा, जो मतलब टॉपिक जो भी है उस रिलेटेड सारा क्वेश्चन। और इसके साथ साथ तुम लोग का अब टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, तो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स को ही अच्छे तरह से करो। हम लोग फाइनल अकाउंट्स का ही एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का एक टेस्ट अरेंज करेंगे, तो वही उसी के ऊपर तुम लोग टेस्ट देना। कब लेंगे वो हम तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स का ही टेस्ट लेंगे क्योंकि ये कंपलसरी है, 15 मार्क्स का आएगा ही। तुम लोग के पास तो बुक आ गया है ऑलरेडी, एक बार किया भी है तुम लोगों ने, तो एक बार वहां से ही प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। हम जैसा भी क्वेश्चन दें उसके बाद हम, अगर तुम लोगों से नहीं समझ में आता है कुछ भी तो पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेस्ट हम बता देंगे कब लेंगे फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करके देखना, ठीक है। ये इजी है, ये एक बार इसे डिस्कस कर देते हैं, 1 मिनट, एक बार इसे डिस्कस कर देते हैं, ये इजी है। प्लांट एंड मशीनरी हम बता देते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो होता है नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी पीएल में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, फ्रेट ट्रेडिंग में जाएगा, फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, बट फ्रेट ऑन जो सेल है वो पीएल में जाएगा। बिल्डिंग जैसे कैरेज इनवर्ड परचेज में जाता है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो पीएल में जाता है, उसी तरह से बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर से है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये भी ये जाएगा ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस एंड टैक्स ये पीएल में जाएगा। गुडविल बैलेंस शीट में जाएगा। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। सन्ड्री डेटर ये बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस ये पीएल में जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग ये कहां पर जाएगा बताओ, फैक्ट्री लाइटिंग कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मोटर कार बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट। बैंक लोन बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न बता ही दिया है, और अगर नहीं भी बताता, मैंने अभी तुम लोग को सिखाया आज कि किस तरह से लिखना चाहिए, तो परचेज रिटर्न परचेज से लेस हो जाएगा। सेल्स जो है ट्रेडिंग के बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये वाला हमारा पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और भी है एक पॉइंट, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस हो जाएगा। बैड डेप्ट पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज ये भी पीएल में जाएगा। कैश एट बैंक कैश इन हैंड ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% मशीन के ऊपर लगाओ, फर्नीचर के ऊपर 5%, मोटर कार पे बताया है 2000 बता दिया है, परसेंटेज नहीं बताया, कोई बात नहीं। ये परसेंटेज सारा अप्लाई करके एक बार तो मशीन फर्नीचर मोटर कार से सारा डेटा माइनस करना है बैलेंस शीट में, और ये सारा डेटा फिर से पीएल में लिखना है। मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर से लेस करना पड़ेगा 5% पीवीडीडी, ठीक है। एक कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर वर्क मैनेजर, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा उसके ऊपर हमें कमीशन देना है। कितना देना है? 1%। किसे? वर्क्स मैनेजर को। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके कितना आएगा, उसके ऊपर जितना कमीशन आएगा वो हमें देना पड़ेगा। तो ये कमीशन का जो अमाउंट होगा वो एक बार तो चला जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक्चुअली मेरे पास आंसर जो है अवेलेबल है, 1,91,400 जीपी होगा, तुम लोग भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर होगा 1,91,400। अब इस पे 1% कितना होता है मैनेजर का कमीशन? 1,91,400 इंटू 1%, ये होता है 1914। सिमिलरली जैसे मैंने वहां पर दिखाया था उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। एक तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बोल के,
और एक अमाउंट इसका चला जाएगा पीएल में, ठीक है, एक अमाउंट पीएल में चला जाएगा। अब पीएल में देने के लिए तुम लोग किस तरह से करोगे, डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि ये तो एक्सपेंस के अंदर ही बताया, ये तो बोला नहीं कि नेट प्रॉफिट के ऊपर, ये ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर बोला है, तो तुम लोग डायरेक्टली इसका एक्सपेंस भी लिख सकते हो। तो एक बार आंसर नोट करो, जीपी का आंसर है 1,91,400 और जो नेट प्रॉफिट है उसका आंसर है 1,14,186 और बैलेंस शीट का लिखो 3,95,220 और ये क्वेश्चन है 2013 का, ठीक है, ये मिल गया मुझे, ये 2013 का है ये वाला क्वेश्चन। तो आज ये वाला बिल्कुल हो जाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग करके मुझे फोटो लेके दिखाना कि हाँ हो गया है। मैंने आंसर लिखवा दिया है, ठीक है, आंसर लिखवा दिया है, आंसर टैली होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसे कोशिश करो खुद से सही करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी टफ नहीं है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया उसी तरह का, इसलिए अभी हम ये वाला नहीं करवा रहे, एकदम बिल्कुल एज इट इज टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। सिर्फ मैनेजर को जीपी के ऊपर कमीशन देने के अलावा कोई नया पॉइंट मुझे यहाँ दिखाई नहीं। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेटा दे के रखा है जो कि ट्रेडिंग में ही जाएगा, बिकॉज हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ प्रिपेयर करने के लिए नहीं किया गया है। तो बिल्कुल तुम लोग फॉर्मेट वाइज करके मुझे फोटो लेके भेजना, हम चेक करेंगे कि तुम लोग का सही हो रहा है कि नहीं, और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम लगे तो हम बताएंगे कि क्या गलत है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।